इंडक्शन जो प्रोसेस है वो इंडक्शन है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ईएमएफ का इंड्यूस होना। जैसे हमने चार्जिंग वाले प्रोसेस में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर पा रहे थे बिना किसी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के। तो सेम किसी भी लूप में, किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होने के अलग अलग मैकेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म है। तो उसमें से फैराडेज ने जो है दो अप्रोच बताया। एक अप्रोच बताया कि अगर कोई लूप लेंगे, कोई लूप है तो उस लूप में अगर फ्लक्स चेंज होता है, उस लूप में अगर फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स को चेंज करने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म बता दिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, एरिया चेंज होता है। एरिया चेंज मतलब क्या इमोशनल है? है। मोशनल ईएमएफ है, या ओरिएंटेशन चेंज होता है। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है, ओरिएंटेशन चेंज होता जाता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब ये फ्लक्स चेंज होना क्या है कि वो और भी तरीके हैं, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन। एक तो था ये कि हाँ भाई फ्लक्स चेंज करके हमने ईएमएफ जनरेट कर लिया, लूप से एसोसिएटेड था। फिर दूसरा, कंडक्टर अगर मूव कर रहा था, कोई कंडक्टर मूव कर रहा था, आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो अब ये कंडक्टर तो कुछ हम मतलब फ्लक्स के का मतलब है कि कुछ फाइनाइट एरिया से ही हम सोच सकते हैं फ्लक्स। अब एक आइसोलेटेड कंडक्टर में क्या ईएमएफ जनरेट होगा? तो उसके लिए कहा कि भाई जब वो कंडक्टर मूव करता है तो जितना एरिया स्वाइप करता है या जितने फील्ड लाइंस को कट करता है वही है उसका फ्लक्स चेंज, और उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। एक तो वो देखा, और एक फोर्स के बेसिस पे देखा। अब उसके बाद फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब ये फ्लक्स चेंजिंग का प्रोसेस सर्किट के खुद के करंट के वजह से भी हो सकती है। सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस मतलब ईएमएफ इंड्यूस होने का प्रोसेस, कि एक ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था किसी भी लूप में, कोई लूप है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है खुद के करंट के वजह से, दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये है ईएमएफ इंडक्शन। इंडक्शन का प्रोसेस सेल्फ इंडक्शन मतलब सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो चेंज हो रही है तो उसमें, उस लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन मतलब किसी नेबरिंग लूप के में अगर करंट चेंज हो रही है तो भी किसी लूप में ईएमएफ का इंड्यूस होना, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। कोई नेबरिंग लूप में यही देखा था कि अगर दो लूप्स हैं, दो लूप आसपास हैं, तो जनरेशन ऑफ ईएमएफ, मान लिया कि जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, ये लूप 1 और लूप 2 है, तो यहाँ पे अगर लूप 1 में कुछ करंट है और वो करंट चेंज हो रही है, तो लूप 2 में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। लूप इंड्यूस हो रहा है, वो अपोज कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो तो लेंज लॉ से हमारा अपोज करता ही है। वो डायरेक्शन की इंड्यूस ऐसे होगा कि सो दैट कि वो अपोज करेगा। बट अदर वे अराउंड अगर हम डिफाइन करें कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द जनरेशन ऑफ ईएमएफ, it is the process by which EMF is produced, generation of EMF in any loop, due to change in current in neighboring loop। कि ये जो लूप है, इस लूप में ईएमएफ जनरेट, इस लूप में, लूप नंबर 2 में ईएमएफ जनरेट होने के दो तरीके हैं। एक जो है कि अगर यहाँ से है, यहाँ से करंट इंक्रीज कर रही है, करंट इंक्रीज कर रही है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जा रही हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है तो ये जो है इसके फ्लक्स को चेंज कर रही है, और फ्लक्स को चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ था, जिसकी डायरेक्शन हमने लेंज लॉ से डिसाइड किया था। अब इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और वो उस ईएमएफ इंड्यूस होने का सोर्स क्या है? ये नहीं है, यहाँ का नहीं है, वो सोर्स जो है नेबरिंग लूप में कोई करंट चेंज हो रही है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि किसी भी नेबरिंग लूप में, किसी आसपास के लूप में अगर मैग्नेट करंट चेंज होती है या उसका फ्लक्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसके वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा। उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन एनी लूप ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग लूप। नेबरिंग लूप में कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो उसका इफेक्ट जो आता है वो हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? वो एक पेयर की प्रॉपर्टी है, उसको हम मेजर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस से।
तो जो ये दो लूप हमने लिया है उस लूप में हम एक लूप को बोलते हैं प्राइमरी लूप, ये है प्राइमरी लूप, और ये है सेकेंडरी लूप। प्राइमरी लूप और सेकेंडरी लूप, क्या इसमें से कोई ऑर्डर है? कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी प्राइमरी हो सकता है, कोई भी सेकेंडरी हो सकता है। म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पेयर, एक पेयर की प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो दो लूप हैं उनकी प्रॉपर्टी है, एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है। मान लो 3 लूप हैं तो हर पेयर के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। 4 लूप हैं तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पेयर बाय पेयर फाइंड करते थे, उसी टाइप से यहाँ पे भी पेयर बाय पेयर एक म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट होगा। तो एक दो लूप है, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक्शन है, रिएक्शन है। अब कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है वो नहीं पता, बट वो क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। वैसे म्यूचुअल इंडक्शन में जो दो लूप हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, एक की करंट दूसरे को अफेक्ट कर रही है, उसमें से एक प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेनेवर करंट चेंजेस इन प्राइमरी एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन वाइज अगर लिखें कि जो भी एसोसिएटेड फ्लक्स है किसका, फाई 2, प्राइमरी लूप, कि जो फाई 2 है, फाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई 1, कि जो 2 का फ्लक्स है दैट डिपेंड्स ऑन करंट इन द प्राइमरी। तो ये अगर प्रोपोर्शनलिटी हम रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा फाई 2 इज इक्वल टू M21। M21 क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, M21 इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस, inductance, coefficient of mutual inductance of loop 2 with respect to loop 1। कैसा रिलेटिव वेलोसिटी था कि 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, 2 का हम फ्लक्स लिख रहे हैं, तो जो 2 का फ्लक्स है दैट डिपेंड्स ऑन I1। सेल्फ में क्या था, 2 का फ्लक्स 2 के करंट के ऊपर डिपेंड करता था। 2 के करंट चेंज का इफेक्ट हम देखते थे 2 के ऊपर, तो वहां पे होता था 2 के करंट के ऊपर। अब यहाँ पे जो 2 है सेकेंडरी कॉयल है, सेकेंडरी कॉयल का फ्लक्स प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है, फाई 2 डिपेंडेंट ऑन I1। सिमिलर लॉजिक से अगर मान लो हम करंट चेंज करते हैं 2 में तो ये हो जाएगा क्या, दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। कि अगर मान लो इसमें 2 में चेंज होगा कुछ तो 1 में EMF इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो है फाई 1 इज इक्वल टू M12 इंटू I2। तो यहाँ से जो एक पेयर की प्रॉपर्टी है, तो जनरली जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में M12 इज इक्वल टू M21 होता है, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम कि M21 इज इक्वल टू M21, M12 इक्वल्स टू कैपिटल M। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एक पेयर की प्रॉपर्टी है, इसके रेस्पेक्ट में हम मेजर करें उसके रेस्पेक्ट में मेजर करें, जो आएगा वो दोनों साइड से सेम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी के चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर फाइंड करते हैं तो वो सेम आएगा। तो M21 इज इक्वल टू M12, तो उसको फाइंड करने के लिए किसी को भी हम प्राइमरी ले सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं फाई 2 इज इक्वल टू M इंटू I1 और फाई 1 इज इक्वल टू M इंटू I2, किसी को भी। तो जो M फाइंड करना है दैट M इज इक्वल टू फाई 2 बाई I1, फाई 2 बाई I1 और फाई 1 बाई I2। क्या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वो करंट के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं। क्या कोफिशिएंट ऑफ नो म्यूचुअल सर, इंडक्टेंस वो फ्लक्स के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं। ये दोनों के रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है अभी हम डिराइव भी करेंगे, और सेल्फ इंडक्टेंस में जानते हैं इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री और शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, मीडियम, और कभी भी पेयर अगर इन्वॉल्व होंगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस याद है, एक वो देखा था दो अलग अलग पोजीशंस में किस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो ये जो है रिलेटिव, सर लिंकेज। रिलेटिव, रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन,
ओरिएंटेशन ऑफ लूप्स और सर्किट। तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो दो कॉइल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, उनके रिलेटिव पोजीशन ओरिएंटेशन कैसे है, वो भी कोएफिशिएंट को डिसाइड करेगा। सर तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे देखेंगे सर हम? एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम का तो एनर्जी कंजर्व रहेगा ना सर, पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम की एनर्जी, हाँ पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी, पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी। अच्छा ये बोल रहे हो कि कैसे देखेंगे? देखने के लिए तो वही यस था, सर। देखने के लिए तो यही है कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस हो रहा है, इसमें इंड्यूस करंट तो इसका अपोज भी करेगा ना, जो कॉज इसको क्रिएट कर रहा है, जो कॉज इसको क्रिएट कर रहा है, जो कॉज इसको क्रिएट कर रहा है यहाँ अपोज करेगा। तो उस कॉज का अगर अपोज होगा तो यहाँ से जो भी सोर्स होगा जो करंट इंक्रीज कर रहा होगा, वो सोर्स तो करंट इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब एनर्जी कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर रहा होगा। अब यहाँ जो ईएमएफ हुआ वो अपने कॉज का अपोज करेगा, मतलब इसको जो है डिक्रीज कराना चाहेगा। तो जब डिक्रीज कराना चाहेगा तो जो हर मोमेंट पे वर्क डन कर रहा है वन में सोर्स, वही तो टू में इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जनरेट हो रही है। जैसे यस सर। मैकेनिकल हाँ एनर्जी सर, में हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन जो वन का अपोज हो रहा है, वन का अपोज होगा, उसी के कॉस्ट पे तो टू में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। ठीक है, हाँ यस सर, हाँ सर। कि लेंज लॉ बेसिकली वो एनर्जी कंजर्वेशन ही है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे है कि अपोज इसीलिए करता है कि वहां से कुछ एनर्जी का लॉस हो और वो इधर जनरेट हो। अगर वो अपोज नहीं होता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। तो तो पहला कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन का जो बेसिक अप्रोच है सेल्फ फाइंड करने के लिए, म्यूचुअल फाइंड करने के लिए, कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, वो बेसिक डेफिनेशन ही है। बेसिक डेफिनेशन है क्या कि किसी को प्राइमरी किसी को सेकेंडरी लेंगे। तो हम फाइंड करते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स में हमें फाइंड करना है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा यूनिट क्या होगी भाई इसकी, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की? वेबर पर एम्पियर और हेनरी, हेनरी था ना। हाँ सर, हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस जो है यूनिट जो है इसकी है हेनरी, और ये वेबर पर एम्पियर तो है ही। डायमेंशन जो है इसकी फाइंड कर लोगे, जो सेल्फ की होगी वही इसकी भी होगी, सेल्फ की होगी और इसकी भी होगी। वैसे डायमेंशन होगा क्या? डायमेंशन E इज इक्वल टू, जो M है M इक्वल्स टू 5 बाई करंट। 5 है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, फोर्स, कोई भी फार्मूला अप्लाई कर दो, कोई भी फार्मूला, जैसे सर एम एल स्क्वायर F इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है, तो हो जाएगा हाँ सर। F बाई क्यू वी इंटू एरिया इंटू करंट। फोर्स का पता है, फोर्स का पता है कितना, MLT-2, एरिया L स्क्वायर, ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड 80, है ना, Q इज इक्वल टू 80, और ये हो जाएगा LT-1, और यहाँ पे
करंट का ए, एम एल टी माइनस टू, तो कितना हो गया ये एल एल टी माइनस वन, तो ये टी माइनस वन, तो टी माइनस वन के साथ ये गया ए टू, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। डायमेंशन के लिए तुम्हें जो भी फॉर्मूला समझ में आता है, जो भी फॉर्मूला है जहां पे भी है उसको बस लिखते जाओ, और जो बेसिक क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन तुम्हें याद रहता है उसके टर्म्स में लिख लेना है उसको। इसको चेक करना भाई, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या द्युतिकांत, क्या बोल रहे हो? यही है सर वही वाला, ये सर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स तो दो सेम एक्सिस पे हैं और डिफरेंट रेडियस के हैं, रेडियस डिफरेंट है। देखो कैसे फाइंड करना है, डेरिवेशन भी है और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक जो है लार्जर सोलेनॉइड है, एक एक मान लिया कि वो बी रेडियस का है, यहाँ से या इसको ले लेते हैं R1 रेडियस का है। आइडियल सोलेनॉइड है ये। आइडियल सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉन्ग सोलेनॉइड, लेंथ उसकी बहुत ज्यादा होती है। अब इसमें एक छोटा सा सोलेनॉइड है जो कि जिसकी रेडियस स्मॉल है, इसकी रेडियस स्मॉल है। एक्सिस दोनों को सेम है, कोएक्सियल है, कोएक्सियल है। लेंथ चाहे तो लेंथ भी सेपरेट ले सकते हैं, बट लेंथ सेम ले लेते हैं। क्वेश्चन में अगर गिवन होगा लेंथ तो वो लेंथ भी डिफर कर सकते हैं। इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, R2 ये रेडियस है। करंट जो है वायर से यहाँ पे जो है बाउंडेड है इस टाइप से। ये स्मॉलर सोलेनॉइड की रेडियस है, लेंथ है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी जो है दोनों के डिफरेंट हैं। लार्जर सोलेनॉइड है, क्लोजली बाउंडेड है। ठीक है, तो R1 R2 रेडियस है, लेंथ सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, लेंथ इसकी सेम है। दोनों का सर, दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है? नहीं, डिफरेंट है। ये L है, इसके इनर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n1 है, आउटर जो है लार्जर है उसके नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n2 है। लेंथ दोनों की सेम है, रेडियस सेम है, मीडियम सेम है, दोनों वैक्यूम है, दोनों वैक्यूम है, कोएक्सियली प्लेस्ड हैं। अब कैसे भी प्लेस्ड होंगे, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ऐसे कैसे रहेगा सर, वो तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, नीचे गिर जाएगा तो भी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अफेक्ट नहीं करेगा, वो देखोगे। तो ठीक है, माउंटेड होगा किसी पे, बीच में कोई मटेरियल भी हो सकता है जिस पे वो होगा। तो अभी मानते हैं कि वैक्यूम है, दोनों का स्पेस वैक्यूम है। R1 रेडियस है, लेंथ L है, दूसरा जो R2 रेडियस है वो N2 है, ये N1 है, वो N2 है, लेंथ L है। अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने का जो बेसिक अप्रोच है कि किसी को भी हम प्राइमरी लेंगे, उस प्राइमरी में करंट एज्यूम करेंगे I1, I1 से जो है φ2 फाइंड करेंगे, और φ2 बाई I1 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। क्या प्राइमरी और सेकेंडरी की चॉइस अफेक्ट करेगी? एम को अफेक्ट नहीं करेगी, प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी हो सकता है। फिर जनरल गाइडलाइन ये है कि हम करंट उसमें एज्यूम करते हैं जिससे कि फ्लक्स कैलकुलेट करना इजी हो। कई सारे ऐसे केस आएंगे जहां पे कि एक में करंट एज्यूम करेंगे तो दूसरे में फ्लक्स कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो उसमें करंट एज्यूम करके दूसरे वाले में हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम के हिसाब से दोनों के पेयर का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहीं से भी फाइंड करें वो सेम आएगा। तो चलो ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि आउटर वाले में मान लेते हैं, आउटर को हम ले लेते हैं प्राइमरी, चाहो तो इनर से भी कर सकते हो,
इन दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्राई करने के लिए। तो आउटर वाले को हम ले लेते हैं प्राइमरी, इनर वाले को भी प्राइमरी ले लेते हैं। ये जो है प्राइमरी, क्योंकि उसमें 1 हो जाएगा, चलो ठीक है, इसी को ले लेते हैं प्राइमरी। ये जो है इनर है हमारा प्राइमरी, और इस प्राइमरी में करंट हमें जूम कर लेते हैं I1। प्राइमरी में करंट है, जूम कर लेते हैं I1। करंट जो है ऐसे एंटर कर रही है इस तरीके से, ठीक है, प्राइमरी है, और ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी तो अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये है इनर सर्किल R1 रेडियस का, ये है आउटर रेडियस R2 रेडियस का, ये R1 है और ये R2 है। अब I1 के वजह से जो I1 है, उस I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N1 I1 N1 I1। अब अगर मान लो करंट की डायरेक्शन हम इस तरीके से जूम करते हैं कि इस सेंस में जा रहा है, ऐसे जो है करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का होगा, डॉट होगा। डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा, किस रीजन में डॉट होगा, जितने तक में ये सोलेनॉइड है, जितने तक में ये सोलेनॉइड हाँ है। सर। क्या उसके आउटर वाले रीजन में होगा, नहीं, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक नो फील्ड क्या होता है, जीरो। जीरो होता है। सोलेनॉइड के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और इनसाइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एजेस पे क्या होता है, सोलेनॉइड के एंड पे क्या होता है, सर डिक्रीज हो जाता है, डायरेक्ट डिक्रीज हो जाता है, हाँ, डिक्रीज होके हाफ हो जाता है, हाफ हो गया। यस सडनली डिक्रीज हो जाता है। तो ये म्यू नॉट एन I1 हो गया, ये जो है डॉट हो गया। तो अब इस लूप से टोटल हमें φ2 का फ्लक्स निकालना है, φ2। तो φ2 के टोटल एरिया से तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। अगर कोई भी एक टर्न हम कंसीडर करते हैं यहाँ से इसका लूप का, तो बहुत ही स्मॉलर सेक्शन में ही, अगर ये एक लूप है लार्जर का, तो जितने एरिया से फील्ड होगी उतना ही फ्लक्स होगा। बाकी जो एरिया है वो तो वैकेंट है, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं इसमें। तो अगर किसी भी एक टर्न, किसमें, φ2 में बहुत सारे टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, स्मॉल n2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो सिर्फ एक लूप अगर कंसीडर करेंगे तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड A2, एक टर्न का एरिया, इनटू मैग्नेटिक फील्ड B1 इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, N2 is the capital N2 is the total number of turns. Capital N2 is what? कैपिटल। ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में सिर्फ टर्म्स डिफाइन करना ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तुम ये सीधे सीधे लिख रहे हो, तो यहाँ पे N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। A2 क्या है, उसका एरिया है, B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो φ2 इज इक्वल टू N2 A2 B1। अब N2 A2 B1, तो ये वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, A2 का भी A2 ही रहने देते हैं ऐसे ही। तो टोटल φ2 सर A2 क्यों? A2 इज द एरिया, अबे यार A2 तो पूरा एरिया, पूरा एरिया है ना, पूरा एरिया, B1 इंटू A1, वही। B1 हाँ सर वही भी A1 होगा। B1 इंटू A1। टोटल में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये एरिया A2 तो टोटल है, इतना ही एरिया से फ्लक्स और एसोसिएट वो B1 में भी म्यू नॉट कैपिटल N1 I1 नहीं, कैप, अबे अब ये स्मॉल n1 I1 है भाई, कहाँ हो, म्यू नॉट n1 टर्न्स I1, पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट n1 I1 स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ सर ठीक है। एक लार्जर जो सोलेनॉइड है, लार्जर सोलेनॉइड के कितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड है, जो स्मॉलर का एरिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 और B1, 1 का मैग्नेटिक फील्ड इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न से एरिया हो गया, तो एक टोटल टर्न नंबर ऑफ, के लिए, हाँ तो ये N टर्न। φ2 इज इक्वल टू N2 A1, और जो B1 है, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। तो φ2 बाई I1 क्या होगा, φ2 बाई I1 ही मैग्नेट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो M इज इक्वल टू φ2 डिवाइडेड बाई I1 कर देना है, ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A1 A1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वही अरेंज करना होगा, कैपिटल M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1, L से डिवाइड मल्टीप्लाई, L से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा N2 बाई L इंटू A1 इंटू L।
A1 इंटू एल इनर वाला एरिया है, इनर वाला एरिया ये हो जाएगा N2। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर ध्यान दोगे तो वो आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू वॉल्यूम। क्या डायमेंशनली सेम है? वहां पे आया था एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वहां सर पे वो आया था कैपिटल एन एन लेना था एन N1 को। है सर N1 को कैपिटल एन लेने से नहीं होगा। एन तो वो है ना सर, वो जो नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन बाई एल करना पड़ेगा। कैपिटल सर एन N1 तो पर लेंथ वाला है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट N लेंथ, स्मॉल n1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ सर, हाँ सर, सर ठीक ठीक है, यहाँ पे ये चीज लिख लोगे, है। हाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट n1 हो और n2 हो, दोनों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट एन I1 मैग्नेटिक फील्ड हुआ, उसके वजह से φ2 हुआ, φ2 डिवाइडेड बाय I1 कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ, वो हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू वी। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर याद होगा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, स्मॉल एन स्क्वायर इंटू वी, वॉल्यूम। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम देखो क्या टोटल वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है ये, A1 इनर वाले का एरिया लिया गया है, तो इनर सर वाले का एरिया प्राइमरी लिखने पे, वाला। तो यहाँ पे हमको जो है इनर का एरिया लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा इनर वाला का वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा V1। तो वो एरिया है जो कि ओवरलैपिंग है, उतना वॉल्यूम जो कि ओवरलैपिंग है। अगर आउटर आउटर कॉमन वॉल्यूम जितना दोनों में कॉमन है, जितना मैग्नेटिक लिंकेज है, सिर्फ उतना ही वॉल्यूम आएगा। यहां से अगर मान लो आउटर वाले में तुम मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करते, आउटर वाले में अगर करंट एज्यूम करते तो मैग्नेटिक फील्ड तो टोटल होता, लेकिन अब इनर के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स तो उतना ही होगा जितना उसका एरिया है, तो फिर से वही वॉल्यूम आएगा। बात समझ रहे हो कि अगर मान लो तुम बाहर वाले से करोगे तो ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, आउटर हाँ में भी अगर हम करंट एज्यूम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो टोटल आ जाएगा, बट अभी एरिया डिक्रीज रहेगा, एरिया डिक्रीज रहेगा तो फिर से फाइनल वॉल्यूम उतना ही आ जाएगा। यहाँ जो V1 है, दिस V1 इज द कॉमन वॉल्यूम बिटवीन द टू सोलेनॉइड्स, कॉमन वॉल्यूम जो स्मॉलर वॉल्यूम है वही है यहाँ पे। तो म्यू नॉट N1 N2 इंटू V1, तो ये देख लो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो है म्यू नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है, मीडियम मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट डायमेंशन। है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। अब यहाँ पे देखो कि अगर ये मैग्नेटिक ये जो भी है सोलेनॉइड वो एक्सियल नहीं होता, मान लो नीचे रखा हुआ होता, कि दे दिया है मान लो क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया ऐसा है और दूसरा सोलेनॉइड ऐसे प्लेस्ड है, तो क्या इंडिपेंडेंट होगा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहीं से चेंज होने वाला है इस केस में? नहीं सर, इस नहीं इस सर। इस केस में चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यहाँ रखने से जितना फ्लक्स मिल रहा था यहाँ रखने से भी सेम फ्लक्स मिलेगा। जब सेम फ्लक्स मिलेगा तो सेम करंट पे सेम फ्लक्स मिल रहा है, तो φ/I2 जो है φ2/I1 वो सेम ही रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे अगर दोनों दोनों जो है सेम कोर पे होते, सेम कोर का मतलब है कि दोनों की वाइंडिंग जो है एक ही टाइप के पाइप के ऊपर होती, एक जो है इस तरीके से वाइंडेड है और दूसरा भी उसी तरीके से वाइंडेड है। इफ यहाँ से ऐसे लिखते थे, इफ बोथ द सोलेनॉइड्स if both solenoids are sharing same core, शेयरिंग सेम कोर का मतलब क्या हो गया कि दोनों के रेडियस सेम हो गए, एक ही मटेरियल पे दोनों बाउंडेड हैं इस तरीके से। तो अगर सेम कोर है तो उनका वॉल्यूम सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो डिफरेंट है, देन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कॉमन हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। अब इंडिविजुअल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, L1, L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा L2, L2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है m को हम ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 इंटू L2, यहाँ पे देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई हाँ करके सर, रूट लो, हाँ सर। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट यहाँ पे।
तो इन जनरल अब इस केस में क्या हो रहा है कि अगर दोनों एक ही कोर पे वाइंडेड हैं, ये जो है एक तरह से एक ऐसे ऐसे जो है एक वाइंडिंग हो गई ऐसे, और दूसरी वाइंडिंग भी सेम है, दूसरी वाइंडिंग भी इसी कोर पे है, अलग नंबर ऑफ टर्न्स है, तो दो सोलेनॉइड हैं हाँ और सर। दोनों के कोर एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम है तो ओवरलैपिंग वॉल्यूम सेम है, ओवरलैपिंग वॉल्यूम सेम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई भी जीरो लॉस है, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट कर रहा है दूसरे के थ्रू 100% पास हो रहा है। तो इस केस में 100% मैग्नेटिक लिंकेज है, इस केस में 100% मैग्नेटिक लिंकेज है, टोटल ओवरलैपिंग है। जैसे मान लो दो कॉइल ही हैं, दोनों कॉइल को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो वो क्या 100% मैग्नेटिक लिंकेज है। तो जब 100% मैग्नेटिक लिंकेज होगा तो उतना ज्यादा एक का करंट दूसरे को अफेक्ट करेगा, एक में कुछ भी चेंज होगा दूसरे को ज्यादा परेशानी होगी। तो मैक्सिमम जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वो स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2 होगा। अब अगर मान लो कि हम उसे कम करते हैं, मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा है म्यू नॉट N1 N2 इंटू V1, तो ये कॉमन वॉल्यूम है जो कि इस वॉल्यूम से जो है स्मॉलर है। V जो है अगर हमने छोटे वाले को बड़ा कर दिया है तो V1 जो है क्या स्मॉलर वॉल्यूम आया है, तो ये टर्म उससे कम हो गया। तो इन जनरल केस में हम ऐसे लिख सकते हैं कि कहीं पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज K टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ L1 इंटू L2। K की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी, और इस K को हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट या तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ L1 इंटू L2, और बाकी सारे केसेस में उससे कम ही होगा। जैसे मान लो दो कॉइल एक साथ प्लेस्ड है तो वहां पे उनका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ L1 इंटू L2। सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब उनके सेपरेशन को चेंज करने लगे, दोनों लूप इनफाइनाइट सेपरेशन पे है। अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो कोई भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है उनके बीच में, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे जो है 100% मैग्नेटिक लिंकेज, 100% मैग्नेट, नो मैग्नेटिक लिंकेज, इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे तो 0 हो जाएगा। इन जनरल जो है इसके बीच में होता है। तो ये हमारा कपलिंग कांस्टेंट है। तो किसी भी सर्किट के, दो सर्किट के अगर सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, अगर ये कपलिंग कांस्टेंट के गिवन है तो, या कंप्लीट ओवरलैपिंग पता है। इसमें किसी कोई डाउट तो बताओ। म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस, नो सर। नो सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं किसमें कि एक वायर है और इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। करंट I0 फ्लो हो रहा है और यहाँ से एक स्क्वायर लूप है, यहाँ से डिस्टेंस है A और ये है L। स्क्वायर है, A डिस्टेंस पे है, और दूसरा देखो करंट होना कोई जरूरी तो है नहीं, करंट हम चाहे तो, वो तो पेयर की प्रॉपर्टी है, सिस्टम है, वो कोई डिवाइस है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, वो तो ऐसा है नहीं कि जब करंट फ्लो करेगा तभी रोल में होगा, वो तो है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे करंट, मान लो करंट नहीं है, बस एक स्ट्रेट वायर है, और उस स्ट्रेट वायर के साथ ये स्क्वायर लूप है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। थोड़ा सोच के बताओ। अब ऐसा कुछ होगा, ये तो सोचोगे कि तो फ्लक्स इंड्यूस होना चाहिए, तो बोल रहे थे कि भाई इधर से, अब अगर उसमें चेंज होता है, लूप में करंट चेंज होगा, तो एक वायर से कैसे फ्लक्स चेंज होगा, और कैसे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या होगा? कुछ ऐसा लग रहा है कि
वो तो लूप था, 2 लूप था, तो समझ में आ रहा था कि फील्ड इधर से इधर जा रहा है, फील्ड इधर से उधर जा रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब यहाँ तो वायर से क्या होगा, मूविंग सर होता तो मान लीजिए सर यहाँ पे ये यूनिफॉर्म अभी अभी मैग्नेटिक करंट फील्ड जस्ट यूनिफॉर्म स्टार्ट किया हम लोग, t इक्वल 0 पे कुछ नहीं था, जैसे ही t इक्वल 0 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ करंट मतलब बढ़ रहा है, उसका वैल्यू I तक गया। तो ठीक है, इसमें वायर में तो करंट देख के समझ में आ रहा है कि उसका फ्लक्स चेंज होगा। इसमें मान लो करंट मानते हैं तो लूप में करंट मानेंगे तो इधर वायर से क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? सर वो वायर अगर इनफाइनाइट में कंसीडर करेंगे जुड़े हुए होंगे तो इनफाइनाइट में नहीं होगी मतलब ना जो वायर है वो वायर का भी कुछ ना कुछ ये किसी सर्किट का ही पार्ट होगा ना। यहाँ पे जो भी है ये इनफाइनाइट तक है, तो ये जो भी होगा ये तो सर्किट का पार्ट होगा, किसी न किसी सर्किट से कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होगा। तो ये जो जी जी लार्जर जी जो सर। अब ये एरिया हमें अनडिफाइंड है, ठीक है, ये पता नहीं है कि किस टाइप का, कहीं से ड्राइविंग फोर्स होगा तो वायर हम डिनोट करें तो वो तो किसी लार्जर सर्किट का पार्ट है। तो अल्टीमेटली 2 लूप तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, 2 लूप एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्लियर कट ये स्मॉलर लूप है, ये लार्जर लूप है, इसके कुछ अनडिफाइंड टाइप की बाउंड्री है, वो कनेक्शन कहाँ से ड्राइविंग फोर्स है वो सारा कुछ नहीं पता। बट अगर इसमें करंट चेंज होगा तो यहाँ पे भी फ्लक्स इंड्यूस होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा तो वो इस वायर के करंट को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो बाद में कई लोग ऐसे